मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के अपने कोचिंग आसपुर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं क्लास 10th का केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं और इसमें केवल ये विद्युत से रिलेटेड हैं। जितने भी विद्युत से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। और इसे मैं आज सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। जैसा यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो फिर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है। जैसा देखें, कह रहा है कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। जैसा दिया है, ठीक है, L इक्वल टू यानी इसकी तार की लंबाई दिया है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तार की लंबाई कितनी है? तार की लंबाई है L दिया है और इसकी मतलब कि मोटाई दिया है, मोटाई क्या दिया है? A। तो जब हम तार का प्रतिरोध निकालते हैं और ये R1 इक्वल टू कितना दिया है? 4 ओम दिया है। तो हम जब इसका प्रतिरोध निकालते हैं तो ये होता है R1 इक्वल टू, आप जानते हैं, रो L/A होता है, जहां रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं तो R1 इक्वल टू दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, ये तो रो से कोई मतलब ही नहीं है, रो की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब जैसे दिया वैसे रख देंगे L/A, ठीक है। इसे समीकरण नंबर क्या कर लेंगे? 1। क्लियर है? अब हम देखते हैं तो कह रहा है कि सेम उसी पदार्थ का तार है, अन्य तो कोई तार है जिसकी लंबाई क्या है? L/2 है। तो जब L/2 होगी तो नए तार की लंबाई निकाल लेंगे। नए तार की लंबाई कितना होगी? L/2 और उसकी मोटाई, जो मोटाई है वो कितनी है? 2a है। तो हम प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रो L/A। तो यहाँ पर जो L होता है उसको हम क्या रखेंगे? L/2 रखेंगे और A को क्या रखेंगे? 2a रखेंगे। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा रो L/2/2a। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसको इधर और ये ऊपर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L/4a। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1/4 रो L/A। और समीकरण नंबर 1 से हम देख लें तो इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं R इक्वल टू 1/4 इंटू 4। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से 4 कट जाएगा, 1 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 ओम। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लें। जैसा कि यहाँ पर दिया है तार की लंबाई L दिया है, मोटाई A दिया है, तो हम R1 निकाल लेंगे। ठीक है, R1 4 दिया ही है तो हम R1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी रो L/A की वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया है 4। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर कह रहा है जो नए तार बनाया गया है तो नए तार की इसकी लंबाई क्या हो? L/2 कर दी गई है, मोटाई दोगुनी कर दी गई है यानी 2a कर दी गई है। तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध जनरेट होगा, प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा वह कितना होगा? R इक्वल टू रो L/A। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर R जैसे पुट किया तो R इक्वल टू क्या हो गया? रो L/2/2a। इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू मिल जाएगा आपका रो L/4a। और यहाँ पर हम जैसे ही करते हैं तो 1/4 को बाहर ले लेते हैं तो बचा हमारा ये, और इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 से क्या होता है? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम रो L/A का मान समीकरण
1 से रखने पर, जब रखते हैं तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 4, कट कर क्या आ जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका फिगर यहाँ पर है। कह रहा है निम्न परिपथ में R1, R2, R3, R4, R5 कितना है 3 ओम है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं ना बच्चों, इसके लिए हम इसको ऐसे दोनों को पकड़ के सीधा कर देते हैं। जैसे सीधा करते हैं तो पहले हम परिपथ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। यदि हम इसे मान लें और इस शेर को हम बी मान लें, तो हम लिखते हैं ए से ए। अब यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर ए एक अमीटर लगा हुआ है, आगे जाने के बाद एक कुंजी लगी हुई है, इसके बाद एक प्रतिरोध 3 ओम का है, ऐसे हमने बना लिया 3 ओम का प्रतिरोध, ये है 3 ओम का प्रतिरोध। फिर इसके आगे जाने के बाद ये 2 शाखाओं में बढ़ गई है, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे चलते हैं पहले तो फिर एक कितना 3 ओम का प्रतिरोध, फिर 3 ओम का प्रतिरोध, फिर ऊपर चलते हैं यहाँ पर भी 3 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर दोनों मिल गए हैं, जैसे ही मिले हैं मिलकर ऐसे हो गए हैं, और यहाँ से फिर आगे चला है, फिर 3 ओम का प्रतिरोध, फिर बी। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर पता ऐसे यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था कि समांतर क्रम में कौन है और श्रेणी क्रम में कौन है, लेकिन यहाँ पर तो क्लियर हो जा रहा है ना कि ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है, और ये इसके साथ क्या है समांतर क्रम में है, और यहाँ पर क्या है ये श्रेणी क्रम में है। बस पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में संयोजन जो होता है यानी प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये आप देखेंगे तो श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में तो ये होता है R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R डैश इक्वल टू हो जाएगा R यानी 3 प्लस 3, और यहां से देखते हैं तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब इसको देखो, ये जो पूरा चीजें था इसके साथ किस क्रम में है, इसके साथ समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, हम लिख सकते हैं समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। तो ये होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो यहाँ पर ये इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है 6 है और ये कितना 3 है, तो फाइंड करेंगे तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/r इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 सॉल्व करेंगे, और इसको 2 टाइम्स 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2, तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, कट करेंगे तो 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 1 यानी r इक्वल टू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो यार बच्चों ध्यान रखेंगे पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो तुल्य प्रतिरोध आ गया है 2 ओम आ गया है, तो हम इसको हटा के इसके जगह एक प्रतिरोध लगा दें ऐसे, कितने का 2 ओम का। तो बस जैसे ही 2 ओम का प्रतिरोध हमने लगाया तो सभी प्रतिरोध कैसे हो गए श्रेणी क्रम में हो गए, और जैसे श्रेणी क्रम में हो गए तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है आप देखते हैं क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बस तो ये होता है R1 R2 R3। तो आराम से हम निकाल सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध, यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3, और फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 यानी 8। क्लियर है? ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो वैसे बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन आया है बोर्ड में इसलिए मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। कहा है कि 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालिए। कह रहा है कि 10 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध है जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो अभी हमने समांतर क्रम का फॉर्मूला लिखा था कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/r = 1/r1 + 1/r2। फाइंड करते हैं 1/r तो यहाँ पर दिया है 1/10 + 1/5। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम मिल जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स, टोटली कितना हो जाएगा? 1/r हो जाएगा 1 + 2 यानी 3/r यानी 1/r। हमें r फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 10/3। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3.334, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा, है बहुत इजी, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये देखो, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 1.5 किलोवाट सामर्थ्य के हीटर का उपयोग 30 मिनट तक करने में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसमें ऊर्जा पूछा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा होती है, ठीक है, आप जानिएगा विद्युत ऊर्जा इक्वल टू जो होता है, ये होता है सामर्थ्य। क्या होता है? सामर्थ्य इंटू समय होते हैं। क्या होती है? समय। फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि जो दिया है पहले हम उसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया है क्या दिया है? P इक्वल टू सामर्थ्य होता है, वो कितना दिया है? 1.5 किलोवाट। क्या दिया है? किलोवाट को हमने वाट में चेंज करेंगे। वाट में चेंज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 यानी 1000 वाट होता है। तो हम इसमें 1.5 में 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 00 वाट हो जाएगा, यानी 1500 वाट। और यहाँ पर दिया है 30 मिनट दिया है। क्या दिया है? 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं। T इक्वल टू 30 मिनट दिया है, मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। अब सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 330 × 60। और टोटल इसको अभी छोड़ देंगे वहीं पर, चलो ठीक है, चाहो तो कर भी सकते हो, 36-18 हो जाएगा, ठीक है, 1800 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है? विद्युत ऊर्जा निकालना है। तो विद्युत ऊर्जा इक्वल टू, अभी आपको पता होना चाहिए, मैं लिखा भी हूँ, ठीक है, विद्युत ऊर्जा इक्वल टू क्या होती है? सामर्थ्य इंटू समय होता है। और जब हम फाइंड करेंगे सामर्थ्य का मतलब कितना होता है? 1500 दिया है, 1500 वाट इंटू सेकंड कितना है? 1800। टोटली हम सॉल्व करते हैं तो 4 जीरो तो लग ही जाएगा। 15 बटे कितना होता है? 15 बटे 120 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 12 और 15 करें 15 और 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा? जूल। ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। क्लियर है? इसे चाहे तो किलो जूल में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे आप करनी पड़ेंगे, हम डायरेक्ट से जूल में ही देखेंगे क्योंकि एसआई सिस्टम में ज़्यादा कुछ रहता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ करनी होती है, कोई भी चीज़ करनी हो, हम उसे एसआई सिस्टम में ही करेंगे और एसआई सिस्टम में ही करके हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई विद्युत बल्ब यानी कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की धारा लेती है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, ठीक है, तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित करिए।
तो इसी शक्ति भी निकालनी है और क्या निकालना है हमें, इसी शक्ति निकालनी है और 2 घंटे में वह कितना ऊर्जा प्रज्वलित करेगा हमें ऊर्जा भी ज्ञात करना है। तो ऊर्जा इक्वल टू अभी हमने बताया था, ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, ऊर्जा इक्वल टू बताया सामर्थ्य इनटू सेकंड यानी सामर्थ्य इनटू समय। तो यहाँ पर 2 घंटा दिया है, समय तो दिया हुआ है, यदि हम सामर्थ्य निकाल लें तो आसानी से हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सामर्थ्य निकालने के लिए यहाँ पर देखें, ये कहा है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर धारा देता है। तो यहाँ पर दिया है V इक्वल टू, हम लिख सकते हैं दिया क्या है, लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, V इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट, कितना दिया है 220 वोल्ट, और क्या दिया है I धारा दिया है, कितना धारा दिया है 5 एम्पियर, कितना दिया है 5 एम्पियर। और आगे देखते हैं मोटर शक्ति, तो शक्ति निर्धारित करेंगे, तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, क्या होता है PI। अब बस अब फाइंड कर लेंगे P इक्वल टू, जब फाइंड करेंगे VI, V का मतलब ये होता है 220 इंटू 5, फाइंड करेंगे P इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5 0 या 0, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है, इतना वाट आ गया, क्या आ गया वाट। तो अब देखिए जैसे ही वाट आ गया तो बस हमें क्या निकालनी है, वो कितनी ऊर्जा प्रकलित करेगा, तो हम ऊर्जा प्रकलित यानी व्यय ऊर्जा निकाल सकते हैं या फिर विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू जो होगा विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू, आप जानते हैं सामर्थ्य इंटू क्या होता है, सामर्थ्य इंटू समय होता है, सामर्थ्य इंटू समय। तो सामर्थ्य इज इक्वल टू देखेंगे तो सामर्थ्य बराबर कितना हो जाएगा 1100 और इंटू समय, समय कितना है 2 घंटा दिया है, 2 घंटे को हम सेकंड में चेंज कर रहे हैं, किसमें सेकंड में चेंज करेंगे। तो जैसे ही सेकंड में चेंज करेंगे तो देखो ये हो जाएगा घंटा ना, घंटा तो 2 गुणे इसे हो जाएगा 60, मिनट में चेंज हो गया, और अब हम 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, बस अब कुछ नहीं करना है आपको, गुणा कर दीजिए, यह इसको सॉल्व करेंगे तो टोटली देख लेते हैं। तो 6 गुणा के 12 और 12 पे 7, 12 छक 72, 12 छक 72, 11 गुणे क्या हो जाएगा 72, और यहाँ पर देखो 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 जीरो। क्लियर है, और इसको 72 गुणा के कितना होता है, 11 गुणा के 22 हो जाएगा, 11 से 77 और 77 78 79, कितना हो जाएगा 7। क्लियर है, और यह 4 जीरो लग जाएगा, इतना जूल ऊर्जा क्या होगी व्यय होगी। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है ना अभी इसका पूरा क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, इसमें कई प्रश्न है, जगह कम पड़ी थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अभी हम उसको पीछे लिख देते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये क्लियर हो गया, इसमें कुछ तो है नहीं, आराम से कर सकते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को हल्का सा पूरा कर दें क्योंकि जगह कम पड़ गई थी इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख नहीं है ना। देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि बल्बों का है ना, ठीक है, कह रहा है कि बल्बों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है बल्बों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, पहला ज्ञात करना है, इसमें दूसरा भी हमें ज्ञात करना है। दूसरा क्या ध्यान देंगे, कह रहा है कि व्यय विद्युत यूनिटों की संख्या यानी व्यय विद्युत यूनिटों की संख्या, तीसरा कह रहा है व्यय विद्युत ऊर्जा, क्या है व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखिए पहले की धारा जो बल्ब है उनका हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो बल्ब किस क्रम में जोड़े गए हैं, एक घर में 4 विद्युत बल्ब लगे हैं, सॉरी 5 विद्युत बल्ब लगे हैं 40 वाट के, 5 विद्युत बल्ब लगे हैं।
तो जब 5 विद्युत बल्ब लगे हैं तो आप जानते हैं कि घरों में जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में होती है। किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में होती है। तो ये सभी जो बल्ब लगे हैं ना, बल्ब, वो किस क्रम में लगेंगे? समांतर क्रम में लगेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में लगेंगे। तो बस जब समांतर क्रम में आप जानते ही हैं तो हम इनका समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक जो प्रतिरोध है वो कितना है? R है। एक जो प्रतिरोध है एक बल्ब का वो R है, तो प्रत्येक बल्ब का R ही होगा। बस तो हम निकाल सकते हैं, लिखेंगे माना सभी बल्बों का, यानी सभी बल्बों का नहीं, प्रत्येक बल्बों का, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध क्या है? R ओम है। R ओम है। तो सभी बल्ब कैसे हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का बल्बों का प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ऐसे है ना, देखो यहाँ पर ये करा है, इतने से जुड़े हैं और इतने की क्या विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं। तो यहाँ पर V इक्वल टू कितना दिया है? 220 वोल्ट, और ऊर्जा कितनी ले रहे हैं? P इक्वल टू 40 वाट, यानी 40 वाट की शक्ति ले रहे हैं। तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इक्वल टू आप जानते हैं, देखिए यहाँ से P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है VI, और आपको पता है यहाँ पर I दिया नहीं है, तो I जब नहीं दिया है तो हम इसे P और V के पदों में निकाल सकते हैं, और हमें यहाँ से R निकालना है। क्या निकालना है? R। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है IR होता है। क्या होता है? IR। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका I का मान, तो I का मान क्या हो जाएगा? V अपान R। क्या हो जाएगा? V अपान R। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपान R हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? R निकालना है। तो R इक्वल टू जो हो जाएगा, ये इधर जाएगा और यहाँ चला आएगा ना, तो हो जाएगा V अपान क्या? V स्क्वायर अपान P। V स्क्वायर अपान P। बस अब यहाँ से हम R का मान निकाल लेते हैं। R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 220 इंटू 220 अपान क्या हो जाएगा? P यानी 4 0। एक 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दो, ठीक है, हो जाएगा 11। और इसे भी 2 बचा ना, 2 से काट दो, यहाँ पर भी हो जाएगा 11। बस R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 ग्राम 121, और यहाँ पर एक 0 बचा हुआ है, ये हो जाएगा इतना ओम। कितना हो गया? 1210 ओम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा? ये देखो, ये तो R आ गया ना, R। तो R जो आया वो कुल प्रतिरोध आया। क्या आया? कुल प्रतिरोध। और हमें क्या करना है? प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये R होता है, ठीक है, ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है, और समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R इक्वल टू होता है 1/R प्लस 1, मतलब R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। क्लियर है? बस तो इसका मान, तो ये R का मान दिया हुआ है यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/ इतना, और इक्वल टू हो जाएगा। और देखो, ये चीजें जब जुड़ी हों तो हम इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं, इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, तो तुल्य प्रतिरोध जब सभी प्रतिरोध समान है, तो हम सभी प्रतिरोध समान होने का मतलब हम लिख सकते हैं इसे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है, प्लस 1/R प्लस 1/R। क्योंकि बच्चों ये कह रहा है कि ये जो बल्ब है, 5 बल्ब है, और वो जो 5 बल्ब का प्रतिरोध समान है, क्योंकि कहा तो नहीं है, लेकिन इसे हम समान बल्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, और जब ऐसे 1/R 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 लिखा है, वो भी 5 बार, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको टोटली लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 5/R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/ इतना इक्वल टू इतना। क्लियर है? और हमें जब R का मान निकालना हो तो हम इसको दोनों को तो क्या करते हैं, या अपनी क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो इधर और ये इधर चला जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, मल्टीपल करो 5 हो जाएगा, 5 2 या 10 हो जाएगा, और 5 1 जब 5 हो जाएगा 7। R का मान इतना होता है। क्लियर है? 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, और ये 6 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो R का मान आ गया। तो हमें पूछा क्या है? ये पूछा है कि जो बल्ब है उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो बस संयोजन का क्या है? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आ गया R इक्वल टू इतना। दूसरा करा विद्युत
व्यय यूनिटों की संख्या यानी यूनिटों की संख्या पूछा है, तो यूनिटों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यूनिटों की संख्या पूछा है, तो यूनिटों की संख्या के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो जो यूनिटों की संख्या आएगी वो होता है कि वाट, घंटे और दिन होते हैं। क्या होते हैं? वाट गुणे घंटा गुणे दिन। तो बस आप जानते ही है, ठीक है। यूनिटों की संख्या बराबर होता है, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 100 बटा 1000 होता है। कितना होता है? 1000। तो अब देखो यहाँ पर वाट कितना दिया है, वाट 40 वाट दिया है, ठीक है, 40 गुणे घंटा कितना दिया है, समय यानी घंटा कितना दे रहा है, 5 घंटे डेली जल रहे हैं, 5 घंटा। गुणे दिन कितना जल रहा है, 30 दिन तक जल रहे हैं, बटा 1000। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। जैसे ही कटेगा तो हम इसको काट देंगे, 5 टू जा 10, इसे काट दो हो जाएगा 4, 2 टू जा 4, इसका मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सही है, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, और ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। 6 यूनिट आ गई। जब एक यूनिट की संख्या मतलब 6 यूनिट आ गई, कितना आ गई, यूनिट। और हमें क्या करना है कि विद्युत व्यय ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है। यूनिटों की संख्या 6 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत व्यय ऊर्जा। और विद्युत व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया